Welcome to joint and byproducts lecture and today we are starting with byproducts का पार्ट। जॉइंट प्रोडक्ट हमने पहले के वीडियोस में डिस्कस कर लिया है, तो मैं आज सिर्फ बाय प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा और आज हम सिर्फ इसके ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बाय प्रोडक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होता है इस चैप्टर में हम जॉइंट कॉस्ट जो होता है उसे अपोर्शन करते हैं। जॉइंट कॉस्ट को हम अपोर्शन करते हैं ऑन इनटू वेरियस जॉइंट प्रोडक्ट्स। जॉइंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक साथ एक ही प्रोसेसिंग में बाहर निकल के आते हैं और बाद में उनको हम अलग करके फर्दर प्रोसेस करते हैं। लेकिन मैं अब जॉइंट प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, विल टॉक अबाउट ओनली द बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स मतलब कौन से प्रोडक्ट्स है? बाय प्रोडक्ट्स मतलब वो प्रोडक्ट्स जो हम बनाना नहीं चाहते थे और जो गलती से बन गए। ठीक है, गलती से बन गए मतलब वो प्रोसेसिंग में आपके कहीं ना कहीं बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक शुगर का एग्जाम्पल। शुगर बनाते वक्त मोलासेस निकलता है और जैसे हमने देखा कि हम अगर क्रूड ऑयल को प्रोसेस करेंगे तो क्रूड ऑयल के अंदर से जो कैरोसिन निकलेगा, कैरोसिन इज काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, उस तरह से हमने देखा कि हम चीज़ पनीर वगैरह बना रहे हैं, उसमें अगर बटर मिल्क निकल गया, बटर मिल्क इज ऑल्सो काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स में हमने डिफरेंस ये देखा था कि जॉइंट प्रोडक्ट्स की एक सब्सटैंशियल वैल्यू होती है, सब्सटैंशियल कमर्शियल वैल्यू होती है, जिसको आप बेचोगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। बट बाई प्रोडक्ट्स की शायद उतनी वैल्यू नहीं होती, इसके लिए हम इसे बाई प्रोडक्ट में मतलब साइड का प्रोडक्ट कंसिडर कर लेते हैं, काइंड ऑफ स्क्रैप समझ लेते हैं। ठीक है, तो आखिर अगर बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर उस जॉइंट कॉस्ट को हम कैसे एलोकेट करेंगे, कैसे अपोर्शन करेंगे टू बाई प्रोडक्ट्स। चलो तो स्टार्ट करते हैं उससे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाई प्रोडक्ट्स में अगर मैं जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना चाहता हूँ, अपोर्शन करना चाहता हूँ, तो उसके कितने मेथड्स हैं? तो विल टॉक अबाउट द मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जो एग्जाम में आती है, दैट इज एनआरवी मेथड, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ओके, तो आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड में क्या करना है? आपको कुछ ऐसा काम करना है कि आप अपने सेल्स वैल्यू में से आप प्रॉफिट माइनस कर लीजिए। सेल्स वैल्यू में से प्रॉफिट माइनस कर लीजिए, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी आपको? टोटल कॉस्ट। सेल्स माइनस प्रॉफिट विल गिव टोटल कॉस्ट। अब जैसा हमने डिस्कस किया था पहले कि टोटल कॉस्ट मतलब इस चैप्टर में जॉइंट कॉस्ट प्लस पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, तो इसके अंदर से हम पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट निकाल देंगे। इसके अंदर से हम पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट निकाल देंगे, तो आखिर क्या बच जाएगा? जो बच जाएगा वो होगा हमारा जॉइंट कॉस्ट। जो बच गया वो होगा जॉइंट कॉस्ट which was incurred for बाई प्रोडक्ट्स। ओके, अब इसको हमें क्या करना है? ये जो जॉइंट कॉस्ट, ये जो बाई प्रोडक्ट्स में लगा था, इसको आप टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए। जब आप इसको टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करोगे तो बचा हुआ जॉइंट कॉस्ट जो है वो अपने जॉइंट प्रोडक्ट्स में चला जाएगा और हम उनमें अपोर्शन कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो कॉस्ट आया इसको आपको टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करना है। दिस इज फर्स्ट मेथड, एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड से आप बाई प्रोडक्ट्स में कितना जॉइंट कॉस्ट लगा हुआ है वो निकाल के लेके आइए और फिर उतना जॉइंट कॉस्ट आप एक तरह से टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए, ताकि बैलेंस जॉइंट कॉस्ट जो बचा वो जॉइंट प्रोडक्ट्स के नाम पे जा सके। और कहीं ना कहीं हमें जॉइंट कॉस्ट जब एलोकेट करना है तो उस केस में अगर बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन आ गया तो बाई प्रोडक्ट्स को बेच के, ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स को बेच के हमें इतने पैसे मिलेंगे। उसमें से चलो ये तो अपना प्रॉफिट था, ये तो खर्चा हमने बाद में किया था, ये जॉइंट कॉस्ट का पार्ट नहीं है। तो जो बचा हुआ खर्चा जो जॉइंट कॉस्ट का पार्ट है, ओके, ये जो खर्चा, ये जो बचा हुआ जॉइंट कॉस्ट का पार्ट है, इसे हम टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करेंगे एंड रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट, दिस विल बी डिडक्टेड, दिस जॉइंट कॉस्ट which is apportion to buy products will be deducted, this will be deducted from joint products, and the remaining, the balance joint cost will be apportioned to joint products only। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में along with जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी आ जाए तो आप पहले बाई प्रोडक्ट का इस तरह से
बाई प्रोडक्ट का इस तरह से जॉइंट कॉस्ट निकालिए, टोटल जॉइंट कॉस्ट में से उसे माइनस करिए और जो रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट है उसे आप जॉइंट प्रोडक्ट्स में बांट दीजिए। आपके 3 मेथड्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑल्दो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एनआरवी मेथड एंड आउटपुट मेथड। ठीक है, इसके अलावा एक कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन जिसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो अगर आपको जॉइंट प्रोडक्ट्स के ऊपर के क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लीज पहले के जो 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो देख सकते हैं। चलिए, अब बाई प्रोडक्ट में दूसरा, अगर मान लो एनआरवी मेथड की हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये एनआरवी मेथड कब फॉलो करना है? एनआरवी मेथड तब फॉलो करना है जब जॉइंट प्रोडक्ट्स अपने जो है अपने जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में हम बेच तो सकते हैं लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, इट्स नॉट अ सब्सटैंशियल वैल्यू, बहुत कम वैल्यू है। तो इस तरह से मैंने जितनी भी वैल्यू है उसमें से उनका प्रॉफिट निकाल के, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट निकाल के जो बचा वो जॉइंट कॉस्ट जो है वो टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये है कि मान लो इन बाई प्रोडक्ट्स की सब्सटैंशियल वैल्यू है, इन बाई प्रोडक्ट्स की सब्सटैंशियल वैल्यू है। अच्छा, अगर इनकी सब्सटैंशियल वैल्यू है तो कहीं ना कहीं ये तो फिर जॉइंट कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट के जैसे हो गए। मान लो हम बनाना नहीं चाहते थे फिर भी ये बन गए, ओके, अनइंटेंशनली बन गए और इनकी वैल्यू अच्छी खासी है। जब वैल्यू अच्छी खासी है तो आप इनको इतना कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, आपको इनको एज जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो दे हैव, सेकेंड केस, इफ बाई प्रोडक्ट्स हैव substantial value, treat them as joint products, treat them as joint products। और अगर आपने इनको joint product ट्रीट कर लिया तो ऑब्वियसली फिर आपको एलोकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? जो आपके एनआरवी या फिर सेल्स वैल्यू या फिर आउटपुट मेथड है। इन दैट केस follow methods which are used for joint products। ये क्वेश्चन थोड़ा कम आता है एग्जाम में या फिर नहीं भी आता, तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी, ज्यादातर एनआरवी वाले क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा केस, मान लो हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जब अपने प्रोडक्ट्स अलग हुए तो उसमें एक बाई प्रोडक्ट भी था और हमने सोचा कि इस बाई प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा और प्रोसेस करके, ठीक है, थोड़ा सा और प्रोसेस करके ताकि इसकी वैल्यू बढ़ जाए फिर महंगा बेचेंगे। इन दैट केस जब आप और प्रोसेस करोगे और उससे एक नया प्रोडक्ट बनाओगे तो ये जो बाई प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट लगा हुआ है ना उसको आपको एज रॉ मटेरियल कॉस्ट ट्रीट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे हमने मान लो एक प्रोसेस से एक, ये प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने जॉइंट प्रोसेसिंग की, जॉइंट प्रोसेसिंग, इससे हमको 3 प्रोडक्ट मिले, ओके, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। नाउ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दे आर जॉइंट प्रोडक्ट्स, whereas this C is a बाई प्रोडक्ट। ये C जो है अपना ये बाई प्रोडक्ट है और इसकी वैल्यू बहुत कम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम C को थोड़ा सा और प्रोसेस करें और इसको एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, ठीक है, एक अच्छे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। तो इन दैट केस हमने इसको और प्रोसेस किया और इससे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो जब हम ये फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे ना, फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो सी को बनाने के लिए जो जॉइंट कॉस्ट लगा था, सी को बनाने के लिए जो जॉइंट कॉस्ट लगा था वो एज मटेरियल कॉस्ट बन जाएगा। यहां पे मटेरियल का कॉस्ट बन जाएगा कि इट्स अ रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो सी को बनाने में जो भी जॉइंट कॉस्ट लगा था वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट का, फाइनल प्रोडक्ट, मान लो फाइनल प्रोडक्ट का नाम हमने डी रख दिया, तो वो डी के लिए क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल कॉस्ट, और बाकी जो आपने फर्दर प्रोसेसिंग में खर्चे किए वो उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि ज्यादा एग्जाम में नहीं आता, तो उसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया। तीसरा,
treat them as raw material cost. ओके, जब हम इसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तब। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है और एक प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हमें आज खत्म करने हैं। आ जाओ, सबसे पहले हम प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विच इज ऑन बाई प्रोडक्ट्स। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आ सकता है। अब कंपनी मैन्युफैक्चर्स 1 मेन प्रोडक्ट एंड 2 बाई प्रोडक्ट्स, B1 एंड B2, और मेन प्रोडक्ट का नाम है M1। For the month of January 2013, following details are available. So the cost up to post separation point, cost up to separation point, जिसको हम split off point भी बोलते हैं। तो split off point तक या separation point तक जो भी खर्चे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? joint cost। याद रखना, separation point तक या split off point तक जो भी खर्चे होंगे उसे हम बोलेंगे joint cost, मतलब ये joint processing में लगे हैं। तो ये 2,12,400, ये खर्चा M1 के लिए भी हुआ है, ये खर्चा B1 के लिए भी हुआ है और ये खर्चा B2 के लिए भी हुआ है। अब हमको करना क्या है, B1 और B2 जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स वैल्यू में से हम प्रॉफिट माइनस करेंगे, उनका पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस करेंगे, और जो बचा हुआ कॉस्ट आएगा उसको हम इसमें से माइनस करेंगे। तो हमें रिमेनिंग जो जॉइंट कॉस्ट मिलेगा वो M1 के नाम पे डाल दिया जाएगा। ओके, चलिए ना, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन मतलब पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। दिस इज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। तो पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट में आप देखिए 35,000 एंड 24,000 B1 और B2 के लिए दिए हुए हैं कॉस्ट। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000, 1,800 एंड 3,000। सेलिंग प्राइस इज 100, 40 एंड 30। एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 20% एंड 30%, एंड एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस एज परसेंटेज टू सेल्स वैल्यू इज 20%, 15% एंड 15%। ओके, they have asked there are no beginning और closing inventories, तो यहाँ पे कोई स्टॉक का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको स्टॉक की टेंशन नहीं लेनी है। Prepared a statement showing allocation of joint cost and then product wise and overall profitability of the company for the month of January 2013। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको B1 और B2 के खर्चे निकाल के लेके आने पड़ेंगे, जॉइंट कॉस्ट निकाल के लेके आना पड़ेगा जो B1 और B2 के लिए लगा है। वो आपका एक वर्किंग होगा, उसके बाद हम एक फाइनल स्टेटमेंट बनाएंगे। आइए हम पहले B1 और B2 का कॉस्ट निकाल लेते हैं। पार्ट 1, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। लेकिन मैंने क्या बोला है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करने के पहले आपको सबसे पहले B1 और B2 के जॉइंट कॉस्ट निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट allocated to B1 and B2। ओके, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सिंपल से हमें एक B1 और B2 का कॉलम बनाना है, B1 B2। ओके, चलिए तो सबसे पहले इनकी सेल्स वैल्यू, आपको सेल्स वैल्यू कैसे मिलेगी, सेल्स वैल्यू इज नथिंग बट यूनिट्स इनटू द सेलिंग प्राइस। आइए यूनिट्स देख लेते हैं पहले। द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 1,800 एंड 3,000 एंड सेल्स प्राइस इज 40 एंड 30। तो 1,800 इंटू 40 एंड 3,000 इंटू 30। So this is simple, 1,800 into 40 and this is 3,000 into 30. 1,800 into 40 will give you 7,200. 1,800 into 40 will give you 72,000. This will give you 72,000. And 3,000 into 30 will give you 90,000. Okay, so this is the sales value which we will get from our byproducts। इसमें से सबसे पहले हम हमारा प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देते हैं। सो लेस प्रॉफिट एंड सी द रेट ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन।
The estimated net profit as percentage to sales value is 20% and 30%. तो आपको 20% और 30% प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देना है. लेस प्रॉफिट 20% एंड 30%. तो ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 20%, 30%. 72,000 into 20% will give you 14,400, and 90,000 into 30% will give you 27,000. ये मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया. नाउ वी विल गेट टोटल कॉस्ट. what we will get is total cost. Now 72,000 minus 14,400 will give you 57,600 and this will be 63,000. अब इसमें से हम हमारा सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं because these buy products have selling expense also. ये देखिए यहाँ पे हैं selling expenses. Estimated selling expenses as percentage to sales value are 15% and 15%. Okay, 15% and 15% of sales. तो आप सिंपल आपने अपने सेल्स वैल्यू का 15% निकालिए. 72,000 into 15% will give you 10,800. This will give you 10,800 और 90,000 का 15% will give you 13,500. Okay, there is one more expense, that is post separation cost. जॉइंट कॉस्ट को छोड़ के बाकी सारे खर्चे माइनस कर दीजिए ताकि जो आपको नेट आंसर मिले वो जॉइंट कॉस्ट ही हो. तो देखिए पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट भी दिया हुआ है 35,000 एंड 24,000. 35,000 एंड 24,000. ओके, अब इसमें से इस टोटल कॉस्ट में से सेलिंग एक्सपेंस एंड पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं. 57,600 minus 10,800 minus 35,000 is giving me 11,800. This is the joint cost allocated to B1. So this is the joint cost allocated to B1. अब next हम B2 की बात कर लेते हैं. 63,000 minus 13,500 minus 24,000. So 25,500 is the joint cost which was incurred for production of B2. ठीक है, तो B1 और B2 के कॉस्ट हमको मिल गए. इसको हम एज स्क्रैप वैल्यू ट्रीट करेंगे कि हमें स्क्रैप वैल्यू मिला है और टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देंगे. ओके, चलिए, तो ये हो गए B1 और B2 के जॉइंट कॉस्ट. अब हम निकालते हैं जॉइंट कॉस्ट which will be allocated to M1. Joint cost allocated to M1 is nothing but total joint cost. Total joint cost was, see here, 2,12,400. So that is 2,12,400 minus 11,800 जो कि B1 के लिए लगा है minus 25,500 जो कि B2 के लिए लगा है. जो लास्ट में आपको खर्चा बचेगा वो M1 का जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा. 2,12,400 माइनस 11,800 माइनस 25,500 will give you 1,75,100. So this is the joint cost which is allocated to M1. अब हम बना लेते हैं पार्ट 2 में अपनी प्रॉफिट समरी. चलिए पार्ट 2, ये एक प्रॉफिट स्टेटमेंट है. हमें प्रोडक्ट वाइज और ओवरऑल भी बोला है तो हम प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे M1 M1 के बाद B1 और B2 एंड टोटल का कॉलम इज फॉर द कंपनी. So M1, B1,
B2 एंड टोटल। चलिए प्रॉफिट कैसे निकालना है? प्रॉफिट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले आप सेल्स लिख दीजिए। ओके, तो सेल्स के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है। जहां तक हम देखेंगे यहाँ आपको नंबर ऑफ यूनिट्स और सेलिंग प्राइस दे रखी है। तो हमने पहले दो के दो सेल्स निकाल के रखे हुए हैं। पहले दो के सेल्स हमारे पास है 72,000 एंड 90,000, वो लिख देते हैं 72,000 एंड 90,000। ठीक है, और अपना जॉइंट प्रोडक्ट जो है उसका भी हम, या जो अपना मेन प्रोडक्ट है उसका भी कॉस्ट लिख देते हैं। मेन प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 100 रुपया और नंबर ऑफ यूनिट्स आर 4,000। सो द सेल्स विल बी 4,000 into 100 which will give you 4 lakhs। चलिए अब प्रॉफिट निकालना कैसे है? पहले तो ये टोटल का कॉलम भर लेते हैं एक बार। 4 lakhs plus 72,000 plus 90,000 is giving you 5 lakhs 62,000 less joint cost। लेस जॉइंट कॉस्ट, हमने तीनों की जॉइंट कॉस्ट निकाल ली है। देखिए इसकी जॉइंट कॉस्ट आई थी 175 100 और इन दोनों की जॉइंट कॉस्ट आई थी 11,800 एंड 25 500 एंड वी नो दैट टोटल जॉइंट कॉस्ट इज 2,12,400। आफ्टर दैट लेस पोस्ट separation cost, okay, and the post separation cost is given for B1 and B2 only, so that will be 35,000 and 24,000। 35 and 24,000 यहाँ पे कुछ नहीं आएगा बिकॉज इसके लिए हम अपने मेन प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाई प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करके ताकि एक बिकने लायक हो जाए वो। ठीक है, बाई प्रोडक्ट जब निकला था प्रोसेसिंग से तो बहुत खराब कंडीशन में था, उसको हमने थोड़ा सा और प्रोसेस किया, थोड़ा सा बेचने जैसा बना दिया और बेच के कहीं ना कहीं जो पैसा मिला है वो हमने जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दिया। आइए 35 प्लस 24,000 दिस विल गिव यू 59,000। ये हमारा पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट हो गया। अब एक और खर्चा है जो माइनस करना है, लेस, दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने B1 और B2 के लिए ऑलरेडी ये सेलिंग एक्सपेंसेस निकाल के रखे हुए हैं। आइए B1 और B2 10,800 एंड 13,500। 10,800 एंड 13,500 इसका टोटल कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले M1 का सेलिंग एक्सपेंस भी निकाल लेते हैं एंड दैट इज 20% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो 4 लाख का आपका सेल्स है उसका 20%, 4 lakhs का 20% विल गिव यू 80,000। 4 lakhs इंटू 20% मतलब हमारे सेल्स का 20% तो हम सेलिंग में, एडवर्टीजमेंट वगैरह में खर्च कर देते हैं, तो दैट इज 80,000। अब ये सब माइनस करने के बाद यू विल गेट प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए फाइनल प्रॉफिट जो है वो हम निकाल लेते हैं। 4 lakhs माइनस 1,75,100 minus 80,000 is giving me 1,44,900. Talk about B1, 72,000 minus 11,800 minus 35,000 minus 10,800. This is giving you 14,400 और ये आपने पहले भी निकाला हुआ था, ये देखिए यहाँ पे 14,400 और दूसरे वाले का 27,000 ही आना चाहिए। लेट्स सी 90,000 माइनस 25,500 माइनस 24,000 माइनस 13,500 इज गिविंग यू 27,000 ओनली। और इन सब का अगर मैं टोटल कर लूं तो 1,44,900 प्लस 14,400 ये जो हमने बाई प्रोडक्ट बेच के कमाया है प्लस 27,000, तो दिस विल गिव यू टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,86,300। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट वाइज
प्रॉफिट एंड दिस इज ओवरऑल प्रॉफिट फॉर द कंपनी। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन था जो हमने फटाफट खत्म कर दिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बाई प्रोडक्ट के लिए, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। पहले आप बाई प्रोडक्ट का खर्चा जो है वो निकाल लीजिए, उसके बाद उसको जॉइंट कॉस्ट में से माइनस करके बाकी का खर्चा जो है आप अपने मेन प्रोडक्ट में या जॉइंट प्रोडक्ट में बांट दीजिए। चलिए, ये तो जो क्वेश्चन था ये पीएम का क्वेश्चन था। इसके जैसा ही एक मई 2019 में इसके जैसा ये क्वेश्चन आया था, जो कि शायद इससे भी सिंपल है। ठीक है, उसमें तो एक ही बाई प्रोडक्ट है, तो वो क्वेश्चन तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये रहा अपना मई 2019 का पेपर जो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। यस, इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये है क्वेश्चन, यस, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। A factory is engaged in production of chemical Bomex. Engaged in production मतलब कंपनी क्या बनाना चाहती है? बोमेक्स बनाना चाहती है। अगर कंपनी बोमेक्स बनाना चाहती है तो बोमेक्स उनके लिए जॉइंट प्रोडक्ट हुआ या बोमेक्स उनके लिए मेन प्रोडक्ट हुआ। बोमेक्स इज द मेन प्रोडक्ट फॉर द कंपनी। इंटेंशन देखो आप, कंपनी बनाना क्या चाहती है? कंपनी वांट्स टू प्रोड्यूस बोमेक्स, मतलब बोमेक्स इज अ मेन प्रोडक्ट। इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर अ बाई प्रोडक्ट कोमेक्स इज प्रोड्यूस्ड। बताओ, इन द प्रोसेस आ गया मतलब अनचाहा, ये इसकी ये जो तो जबरदस्ती का आ गया, तो इसे हम बोलेंगे बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स हमेशा जबरदस्ती वाले ही होता है, इंटेंशन नहीं होती, अनइंटेंशनली बन जाता है, तो इट इज अ बाई प्रोडक्ट। इसके अलावा आपको सब खर्चे देके रखे उन्होंने। ये देखिए, जॉइंट कॉस्ट का एक अलग से कॉलम बना के रखा हुआ है, तो इसका अगर मैं टोटल कर लूं 1 लाख प्लस 50 प्लस 30, दिस विल गिव मी 1,80,000। ओके, 1,80,000 इज आर जॉइंट कॉस्ट। बोमेक्स अपना मेन प्रोडक्ट है, कोमेक्स अपना, क्रोमेक्स अपना बाई प्रोडक्ट है। इसके लिए अलग से जो खर्चे लग रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ क्रोमेक्स के लिए अलग से खर्चे लग रहे हैं, मुझे जरा बताओ उनको क्या बोलना है? क्या बोलना है इनको जो सिर्फ उसके लिए लग रहे हैं? बाद में दीज आर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमेक्स के लिए लगे हैं। जब दोनों प्रोडक्ट अलग हुए थे तो क्रोमेक्स बेचने जैसा नहीं था, तो हमने उसको और प्रोसेस किया, और मटेरियल लगाया, और लेबर का खर्चा किया उसके ऊपर, और बाकी के खर्चे और हुए जिसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं, तो सब मिला के ये हमारा खर्चा हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 40 रुपीज, और अपना जो प्रॉफिट पर यूनिट है, प्रॉफिट पर यूनिट है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट पर यूनिट में दिया हुआ है, विच इज 5 रुपीज। ठीक है, तो देखिए जरा नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास कितने हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स आर 2000। 2000 इंटू 5 अगर मैं कर दूं तो हमारा 10,000 का तो प्रॉफिट ही है, 10,000 रुपीज का तो हमारा सिर्फ प्रॉफिट है। ठीक है, फिर 2000 इंटू 40 करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इतना इजी क्वेश्चन शायद नहीं मिले, और ये एग्जाम में 5 मार्क के लिए आया हुआ है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते बिकॉज इट वॉज आस्क्ड इन कंपल्सरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था, तो आपको कंपल्सरीली ये सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए, let's see the required part. They have asked apportionment of joint cost to buy products. First, joint cost allocable to Chromex पूछा है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, और उसके बाद ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, सेम एज द लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। आप लोग साथ साथ में कैलकुलेशन भी कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, ये मई 2019 का क्वेश्चन है। ओके, मई 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 सी, which was asked for 5 marks. So we are solving the exam question. ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेने वाले। आइए, सो जॉइंट कॉस्ट allocated to Chromex. Okay, so particulars, और ये हमने बना दिया Chromex का एक कॉलम। ठीक है, आइए सबसे पहले सेल्स। सेल्स कैसे आएगा?
number of units which are 2000 into the selling price which is 40. So 2000 into 40 will give you 80,000 less profit. So profit is estimated profit per unit is 5 रुपया. So 2000 into 5, this is giving you profit of 10,000. Now you'll get the cost. Total cost is 70,000. अब टोटल कॉस्ट में इस चैप्टर में हमेशा याद रखना, टोटल कॉस्ट मतलब दो कॉस्ट. कौन से? जॉइंट कॉस्ट एंड पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. तो सबसे पहले इसमें से पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट माइनस करिए, which is 4,000 plus 18,000 plus 6,000 मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स जो बाद में लगे हैं उनको माइनस करिए. तो 4,000 plus 18,000 plus 6,000 is giving me 28,000. ओके, तो मुझे 28,000 का ये खर्चा आ रहा है. इसको माइनस करने के बाद जो बचा दैट इज जॉइंट कॉस्ट. तो ये अपना पहला पार्ट हो गया. बताइए 70,000 माइनस 28,000 कितना आ रहा है? आंसर इज 42,000. तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जहां पे हमने बाई प्रोडक्ट बनाने में कितना जॉइंट कॉस्ट लगा था वो निकाल लिया. अब आते हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पे. तो एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं हम. दिस इज पार्ट 2 नाउ ऑब्वियसली. सो पार्ट 2, प्रॉफिट स्टेटमेंट. ओके, पर्टिकुलर्स, हमारा प्रोडक्ट बोमेक्स, क्रोमेक्स और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमने एक कॉलम बना लिया है टोटल का. हम स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, अगर प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमको स्टार्ट कैसे करना है सर? सेल्स से स्टार्ट करना है. सेल्स से शुरू करिए. सेल्स देखिए यहाँ पे सेल्स कितना दिया हुआ है. सेल्स दिया हुआ है, ये भी 2000 यूनिट्स है और ये भी 2000 यूनिट्स है. दोनों 2000 यूनिट्स ही हैं. ओके, दोनों के दोनों 2000 यूनिट्स हैं. और हमारे जॉइंट कॉस्ट का, जॉइंट प्रोडक्ट का जो या हमारा मेन प्रोडक्ट है बोमेक्स, उसका सेलिंग प्राइस है 100 रुपया. तो 2000 इंटू 100, दिस विल गिव यू 2 lakhs. और इसका तो हमने निकाला ही था 80,000. तो टोटल विल बिकम 2,80,000. ओके, चलिए नेक्स्ट, लेस जॉइंट कॉस्ट. हम जानते हैं कि हमारी जो टोटल जॉइंट कॉस्ट है वो 1,80,000 है, दैट इज 1,80,000. ओके, और क्रोमेक्स की जॉइंट कॉस्ट आ गई 42,000. तो जो जॉइंट कॉस्ट बच गई वो हो जाएगी हमारे बोमेक्स की जॉइंट कॉस्ट. तो 1,80,000 माइनस 42, 1,80,000 माइनस 42,000, दिस इज गिविंग मी 1,38,000. मैं यहाँ पे वर्किंग दिखा रहा हूँ. 1,80,000 माइनस 42,000 हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू बाई प्रोडक्ट. इसको माइनस करने के बाद आपको नेक्स्ट खर्चा माइनस करना पड़ेगा, दैट इज पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट. ठीक है, बोमेक्स में भी कुछ पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट लगी है. ये देखिए, बोमेक्स को बनाने में 6,000, 20,000 और 10,000, 6, 20 और 10, 6,000, 20,000 और 10,000. एक बार इसे ऐड करके यहां पे देख लेते हैं. $6,000, 20,000 और 10,000. नाउ 6,000, 20,000 प्लस 10,000, 6,000, 20,000 प्लस 10,000 इज गिविंग यू 36,000. और ये तो हमने पहले ही निकाला हुआ है 28,000. यहां से आप देख सकते हो 28,000. तो 36,000 प्लस 28,000 is giving you 64,000 your total post separation cost. और ये हमारा टोटल जॉइंट कॉस्ट था. इसे माइनस करेंगे
तो वी विल गेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन के जैसा। तो प्रॉफिट आ गया 2 लाख माइनस 1,38,000 माइनस 36,000, तो दिस इज गिविंग मी 26,000 का प्रॉफिट। यहां पे आते हैं 80,000 माइनस 42,000 माइनस 28,000, हमने पहले भी निकाला था, हमको 10,000 का प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है। और लास्ट में 2,80,000 माइनस 1,80,000 माइनस 64,000 इज गिविंग मी 36,000, जो कि हो गया हमारा इन दोनों का टोटल। तो ये मिल गया हमको प्रोडक्ट वाइज एंड ओवरऑल प्रॉफिट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको, ये देखो इसका सोल्यूशन भी एकदम छोटा सा ही है, ये रहा, ये आपका टोटल सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा हुआ था, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन मतलब आपको 10 मिनट में पूरा सॉल्व करके खत्म करना होगा, मैक्स 10 मिनट, आपको आइडियली तो 7 से 8 मिनट में ये सॉल्व कर देना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन आज के, जो कि बाई प्रोडक्ट पे थे। और हमारा जॉइंट प्रोडक्ट जो है वो जॉइंट कॉस्ट में जो जॉइंट प्रोडक्ट का पार्ट है वो पहले ही हो चुका है, उसके 3 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। तो वो 3 वीडियोस प्लस आज का एक वीडियो आपका जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट्स का टोटल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग घर पे पढ़ते रहिए, ये वाला क्वेश्चन जो है वो नोटबुक में सॉल्व करिए, अपने से खुद से प्रैक्टिस करिए, पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम लोग एक टेस्ट वगैरह रखेंगे। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।